Hello students, welcome back to our channel. As you know that we have completed the chapter Challenges of Nation Building, and today we are going to do exercise of this chapter. Basically, we are going to cover NCRT, an NCRT exercise. So let us start now. First question is asked from you. Which among the following statement about the partition is incorrect? Students, be very careful. When the statement is given to you, read it very carefully. Question is asking from you regarding the true statement or the incorrect statement. Okay, so the options are, first is asked from you, partition of India was the outcome of two nation theory. क्या इंडिया का पार्टीशन टू नेशन थ्योरी का आउटकम था? सो दिस थिंग इज कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि हम सबने पढ़ा है टू नेशन थियरी. व्हाट वाज इट? दैट देयर शुड बी टू नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. India should be a country of Hindus and Pakistan that should be for Muslims only. So we can say it was the outcome of two nation theory. Second, Punjab and Bengal were the two provinces divided on the basis of religion. पंजाब और बंगाल ये दो प्रोविंसेस थी जिनको रिलीजन के नाम पे डिवाइड किया था. दैट वाज आल्सो कंप्लीटली करेक्ट, है ना, क्योंकि यही वो दो एरियाज हैं जिनके बेसिस पे हमने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट की थी इंडिया और पाकिस्तान की. In the chapter also we have studied these were the two centers from where there we have observed the lot of violence only. क्योंकि बंगाल से हमने क्या डिसाइड कर दिया था? हमने पाकिस्तान की बाउंड्री डिसाइड की थी, है ना. ईस्ट पाकिस्तान हम लोगों ने बना दिया था. एक तरफ पंजाब की तरफ हमने वेस्ट पाकिस्तान फ्रेम कर दिया था. So these were the two provinces which were divided on the basis of religion. This statement is completely correct. Second, East Pakistan and West Pakistan were not contiguous. अब ये चीज भी इनकरेक्ट नहीं है. कॉन्टिग्यूस थे, कॉन्टिग्यूस नहीं थे. अब दिस थिंग इज करेक्ट, क्योंकि अब देखो आप क्या देखते हो, यू आर एबल टू सी ना कि दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है ना. सो दिस थिंग इज ऑल्सो कंप्लीटली करेक्ट. And now the last is the scheme of partition included a plan for transfer of population across the border. Fourth statement is asked from you कि क्या जो हमारा पार्टीशन हुआ था उसमें कोई ऐसा प्लान हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि पॉपुलेशन को हम ट्रांसफर कैसे करेंगे बॉर्डर के अक्रॉस. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, हम लोगों ने चैप्टर रीडिंग के टाइम पे बहुत बार स्टडी किया दैट देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी. पीपल till the night of 14 or 15th August they were completely unaware that where they will have to go. They will stay in India or they will have to shift in Pakistan. और ये बोल रहे कि हमने एक स्कीम बनाई थी कि हम पॉपुलेशन को कैसे ट्रांसफर करने वाले हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कंप्लीटली. Hope first question and the explanation of the question is completely clear to all of you. Now second question is match the principles with the instances. कुछ आपको कॉलम ए में कुछ प्रिंसिपल्स गिवन है, उसके बिहाफ पे आपको मैच करना है इसको कॉलम बी के साथ. फर्स्ट इज आस्क्ड फ्रॉम यू मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजियस ग्राउंड. यानी कि दो ऐसे पार्ट कौन से थे जिनको आपने बाउंड्री मतलब जिनको आपने डिवाइड कर दिया ऑन रिलीजियस ग्राउंड. सो यू ऑल नो द चैप्टर इज ऑल अबाउट दोस टू नेशन, है ना, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान. After that mapping of boundaries on ground of different language. अब लैंग्वेज के बेस पे जिनकी बाउंड्रीज फ्रेम हुई, द आंसर विल बी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो अब देखो बांग्लादेश क्या शो कर रहा है, दैट इट इज अ नेशन विच वॉज रिप्रेजेंटिंग द बांग्ला लैंग्वेज, है ना. यानी कि हमने जिसकी बाउंड्री बना दी ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस दैट वॉज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. अब देखो क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो रहा था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिफरेंस वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. That's why the people who were speaking Bangla language, they said that the government of Pakistan is not completely responsible to us because we are having or we are following a different language. That's why on the behalf of our language, there should be a separate nation. And the result came in front of us in 1971. That was the year when there was a new country on the world map, that was Bangladesh.
So mapping of boundaries on the ground of different language, answer will be Pakistan and Bangladesh. Third is asked from you, demarcating boundaries within a country by geographical zones. अब हमने geographical zone के थ्रू boundaries कंट्री के अंदर ही आपको बतानी है. तो ये क्या था? दैट वाज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, यानी कंट्री एक ही है, दैट इज इंडिया. बट आपने बाउंड्रीज डिमार्क कर रखी, सेपरेट सेपरेट कर रखी है जियोग्राफिकल जोन के बेसिस पे. सो आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. आफ्टर दैट, डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन अ कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड, जिसमें आपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे बाउंड्रीज को डिमार्क किया है. इसका आंसर क्या होगा? दैट विल बी झारखंड and Chhattisgarh. Got it? Hope second question is also clear to all of you. Now we are going to discuss third question. अब third question क्या पूछ रहा है आपसे? Take a current political map of India showing outline of the state. It means you will have to take that map which is India having in present time and mark the location of the following princely states. आपको कुछ प्रिंसली स्टेट्स की लोकेशन शो करनी है. देखो जूनागढ़, एट द टाइम ऑफ चैप्टर रीडिंग ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट इन प्रेजेंट टाइम इट इज इन गुजरात, जूनागढ़, राइट? सो वेयर यू विल लोकेट इट? इन गुजरात, राइट? आफ्टर दैट सेकेंड इज मणिपुर. मणिपुर you all know, you all are aware, you all are able to fill the political map of our country. This is Manipur, right? After that थर्ड मैसूर. मैसूर आप लोगों ने सुना होगा, एंग्लो मैसूर वॉर, है ना? सो मैसूर दैट इज इन कर्नाटका. दिस इज मैसूर. आफ्टर दैट फोर्थ इज आस्क्ड फ्रॉम यू, दैट इज ग्वालियर. ग्वालियर इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन प्रेजेंट टाइम, सो यू विल हैव टू लोकेट इट इन मध्य प्रदेश, राइट? और यू कैन सी कंप्लीटली इट इज ऑन द बाउंड्री एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, राइट? So now here are two opinions. We are on question 4 now, and in question 4 there are two opinions given to you. First, that is Bismay. He is saying that the merger with the alien state was an extension of democracy to the people of the princely state. अब देखो क्या बोला गया आपसे कि जो इंडिया के साथ मर्ज हुए, है ना, ये कैसे मर्ज हुए? जो इंडिया के साथ जो मर्जर हम लोगों ने स्टडी किया कि कैसे इंडिया एक यूनाइट इंडिया बन गया, was an extension of democracy. वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन था. कौन सी डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन था? किन लोगों के लिए? टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. यानी कि जब हमने मर्ज किया अलॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को, तो कहीं ना कहीं दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. एक्सटेंशन शो कर रहा है डेमोक्रेसी का उन लोगों के लिए जो कहां रह रहे थे? प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे थे, राइट? अब इंटरप्रेट व्हाट इज सेइंग, आई एम नॉट सो श्योर, देयर वॉज फोर्स बीइंग यूज्ड. अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिस्मे ने क्या बोला कि जब हम लोगों ने इंडिया में मर्ज किया टेरिटरीज को, तो वो डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन था, राइट? लेकिन दूसरे पर्सन ने क्या उसको काउंटर करते हुए क्या बोला? मैं तो इस बात को बिलीव नहीं करता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? बाय हुक एंड क्रुक एवरी पॉलिसी वाज यूज्ड. इसीलिए सेकेंड पर्सन इज सेइंग कि वहां पे एक फोर्स यूज हुआ था. डेमोक्रेसी कम्स बाय क्रिएटिंग कंसेंसस. इसीलिए क्या है, जब फोर्स यूज हुआ तो इट मींस यू कांट से दैट देयर वाज डेमोक्रेसी, है ना? फर्स्ट पर्सन ने ये बोला कि एक्सटेंशन था डेमोक्रेसी का, लेकिन सेकंड ने क्या बोला कि हमने कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई कर दिया, इसीलिए ये डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है. क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग जब आपको अपनी चॉइस से आपके अंदर मर्ज हो रहे हैं, वो होती है डेमोक्रेसी. Now, question is from you. What's your opinion in the light of accession of princely states and the response of the people in these parts? अब आपसे पूछा गया है कि आपका ओपिनियन क्या है जब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया गया और जो लोगों का रिस्पॉन्स होगा इंडिया में इन पार्ट्स में. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट? सो माय ओपिनियन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज देयर पावर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हमने देखो जब हम लोगों ने चैप्टर रीड किया तो आई हैव टोल्ड यू बाय हुक एंड क्रुक we used all the methods, but firstly we have tried to do negotiations, है ना? पहले हमने बातचीत करके कि इंडिया में मर्ज हो जाओ, राइट? फॉर एग्जांपल हम लोग ने जूनागढ़ में रेफरेंडम करवा दिया, लोग अग्री हो गए और वो इंडिया का पार्ट बन गया,
गॉट इट? तो फर्स्ट दे ट्राई टू परस्यू एंड नेगोशिएट विद द प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया। पहले उन्होंने क्या किया कि लोगों को कोशिश की कि वो क्या कर सके, उनके साथ नेगोशिएट करें, और नेगोशिएट के बाद ताकि प्रिंसली स्टेट्स उनको ज्वाइन कर ले। However, in some exceptional circumstances, they used the power of force, which was necessary to ensure security to the country. और जहां पर इस नेगोशिएशन से बात नहीं बनी, वहां हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया। एंड इट वॉज वेरी मच नेसेसरी टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो आई हैव टोल्ड यू इन द चैप्टर रीडिंग ऑल्सो कि कहीं ना कहीं इंडिया में फिर 565 स्मॉल स्मॉल कंट्रीज बन जानी थी। That's why what we have done, we have used the power also to make united India. Right? Hope it's clear to all of you. 4 questions we have done. Now we are on the 5th question. Read the following statements basically. Very different statements made in August 1947. अब ये different statement है क्या? अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। टुडे यू हैव वोर्न ऑन योर हेड्स अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं? कांटे। यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग आज आपने क्या वोर्न कर लिया, क्या पहन लिया आपने? आपने अपने सर पे क्राउन पहना, एक ताज पहना है जो कांटों से भरा है। द सीट ऑफ पावर इज अ नेस्टी थिंग, यू हैव टू रिमेन ओवर वेकफुल ऑन द सीट। यानी जो सीट है ना पावर की, दैट्स नॉट इजी थिंग। आपको हर टाइम क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जागते हुए रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम बी मोर हम्बल, आपको बहुत ज्यादा हम्बल बनना पड़ेगा। एंड फॉर बियरिंग यानी टॉलरेंट आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। नाउ देयर विल बी नो एंड टू योर बीइंग टेस्टेड, यानी कि आपको पावर मिल गई, इंडियंस को पावर मिल गई, बट नाउ इट्स नॉट द एंड ऑफ आवर टेस्टिंग। अभी भी हमारे टेस्ट चलेंगे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी दिस स्टेटमेंट इज गिवन। Second statement is related to Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of our country. India will awake to a life of freedom. अब इंडिया कैसे अवेक होने वाला है? एक फ्रीडमफुल लाइफ में। We step out from the old to the new. हम कहाँ एंटर कर रहे हैं? ओल्ड एस्पेक्ट से हमने न्यू एस्पेक्ट में एंट्री कर ली। We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. और हमने क्या कर दिया? एक इल फॉर्चून वाले टाइम पीरियड का एंड कर दिया और इंडिया अपने आप को दोबारा से डिस्कवर करेगा। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी जो आज हम अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये क्या है? इट्स अ स्टेप। किसका स्टेप है? एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, की हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाली हैं। इट मीन्स देयर you can say the sky is completely open for us. It is full of opportunities, and now the Indians will have to work for it. This is given by Pandit Jawaharlal Nehru. So spell out the agenda of nation building that flows from these two statements. Which one appeals more to you and why? अब देखो, आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको समझ आई। अब आपको ये बताना कि इन दोनों में से आपको ज्यादा अपीलिंग कौन सी लग रही है। So first, Mahatma Gandhi in these words is representing the political power as a seat of thrones. अब फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा कि महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो एक सीट है। किसकी? थ्रोन्स की, जिसमें कांटे हैं। राइट? After that, he was saying that after assuming the political power, the leadership is always under a continuous test. And according to Mahatma Gandhi, if we are having power, it doesn't mean कि आपके पास पावर मिल गई and your all the tests are over. है ना? हम बोलते हैं ना, देखो, learn everything, learn every time because life never stop teaching. The same thing is with the power also, कि जब आप पावर में आते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके सारे के सारे टेस्ट एंड हो गए, ओवर हो गए। They has to be very diligent in the work and they want to गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि आपको लोगों का ट्रस्ट गेन करना है। राइट? और इसीलिए आपको अपने वर्क के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने की रिक्वायरमेंट है। द लीडरशिप हैव टू लुक आफ्टर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। और इसीलिए हमारी लीडरशिप जो लोग हैं, लीडर्स जो है, उनको क्या करना पड़ेगा? हमारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स जो है लोगों की, उनको देखना पड़ेगा, लुक आफ्टर उनकी करनी पड़ेगी। गॉट इट? So this is according to Mahatma Gandhi. And after that, Jawaharlal Nehru, what he's saying? Jawaharlal Nehru welcomed the independence of India and acknowledged the fact that the people of India now have the life of freedom.
उन्होंने क्या बताया कि अब हमारी जो लाइफ है वो फ्रीडम से फुलफिल है. He said that there are plenty of opportunity ahead for the Indians to make progress and development. And as now we are independent, so we are having a lot of opportunities by which we can make progress, we can do developments also. Independence is the beginning of the opportunities and challenges that lies ahead. और इंडिपेंडेंस क्या है? उन अपॉर्चुनिटीज की बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, और चैलेंजेस की स्टार्टिंग है जो हम फेस करने वाले हैं. बोथ द एजेंडाज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन देयर ओन वेज. अब आपसे पूछा गया था ना, देखो क्वेश्चन में, कि स्पेल आउट द एजेंडा ऑफ नेशन बिल्डिंग, और इसमें से आपको बताना था विच वन अपील्स मोर टू यू एंड व्हाई. अब इनमें से आपको ज्यादा अपीलिंग, देखो दोनों स्टेटमेंट्स के अपने अपने इंपॉर्टेंस है. बिकॉज महात्मा गांधी हैज ट्राइड टू शो द रियलिटी that power, it doesn't mean that now you are completely free. It's a crown which is full of thorns and you will have to work for it so that you can gain the trust of the people, है ना, and you can work for the betterment of the society. And according to Pandit Jawaharlal Nehru, what he's trying to show, he is trying to give a motivation to the people that now we have got independence, and this independence which we have got, it has provided us a lot of opportunity. And with these opportunity, what we have done, we are going to achieve a lot of things because now the sky is open for us, है ना. So both of the things are quite important, both of the statements are important. अगर आपसे appealing की पूछेगी तो you will say both of the statements are appealing. Because one statement is showing the reality to the people that power gaining is easy, but to use that power in a positive manner so that you can get the trust of the people, that is quite difficult. And in the same manner, the second statement is telling you that if we are having freedom, it means we are having a lot of opportunities. But now what is very much important, that how we are going to grab this opportunity and how we are going to make progress. So both of the agendas are quite important in their own ways. We can't compare, है ना, because in every situation, different type of situation, we will be able to understand the importance of both of these statements. And the most important things, both of the statements are related to the nation builders, है ना, who were having a vision for India, who were aware about the complete structure of India. That's why we can say both of the statements are quite appealing for us. So we can't say that one statement is more appealing. Right? Hope this question is also clear to all of you. So till now we have done 5 questions and we are having 10 questions in the chapter. Rest of the 5 questions we will do in next video. I hope till now every single word, every single question is clear to all of you, and because you have studied the chapter completely, I think you are able to answer on by own also, है ना. Even now if you are having any kind of question in exercise part also, you can write down your question in the comment section. Okay, next question, or you can say remaining part, we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.